हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के जो कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी था, उसके पार्ट 2 के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए ध्यान से समझना। पार्ट 2 में हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको पीपीसी भी बोला जाता है। देखिए, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में मैंने आपको बताई कि मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं वो असीमित होती हैं। वो एक से ज़्यादा चीज़ें प्राप्त करना चाहता है, प्रोडक्शन करना चाहता है, उत्पादन करना चाहता है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि कितना प्रोडक्शन पॉसिबल है हमारे लिए। इस कर्व के में हम बेसिकली देखते हैं कि कम से कम 2 वस्तुएं हम अगर प्रोड्यूस करें, मिनिमम 2 गुड्स अगर हम प्रोड्यूस करें, तो हमारी क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि हम उनमें मैक्सिमम कितना जो है उत्पादन कर सकते हैं, कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें इसी तरफ इशारा करता है। देखिए, सबसे पहले इसके लिए आप ये समझिए कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी किसान के पास 10 बीघा ज़मीन है, और वो उस 10 बीघा ज़मीन में केवल गन्ना बोता है, ओनली शुगर केन, तो अगर उसने गन्ना बोया और उसके पास उसका गन्ना हुआ 100 क्विंटल, उसने उसको बेचा और बेच करके उसको 100 क्विंटल के सपोज दैट अगर उसको 50,000 रुपये मिले, तो उसने अगली बार ये सोचा कि क्यों ना मैं इस 10 बीघा खेत में से, अपने 10 बीघा जो लैंड है, इसमें से 6 बीघा या 4 बीघा जो है मैं क्यों ना राइस उगाऊं, चावल पैदा करूं। फिर उसने क्या किया, उसने 10 बीघा में से सपोज दैट 4 बीघा में चावल उगाए। अब चावल जो पैदा हुआ वो हुआ 30,000 का, और बचे हुए 6 बीघा में जो है उसका 40,000 का जो है दोबारा शुगर केन हो गया। तो इस बार उसको टोटल आमदनी कितनी हुई, टोटल उसका जो मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो 40 और 30, 40 एंड 30, 70,000 का। जबकि पिछले साल जब वो सारे टोटल लैंड में जब उसने गन्ना बोया था तो उसको केवल कितने रुपए मिले, 50,000। और इस बार उसने कुछ चावल बोया जो कि 30,000 का हुआ, और कुछ गन्ना बोया जो कि 40,000 का हुआ। तो दोनों मिल करके हो गए 70,000 के। तो इस तरीके से उसको ये लगा कि मेरी 10 बीघा जो लैंड है ये मुझे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है प्रॉफिट देगी अगर मैं इस पे 2 अलग अलग फसलें उगाऊँ। तो कोई भी किसान या कोई भी कंपनी वाला, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट तब तक अपने लिए पॉसिबल जो अल्टरनेटिव से उनको ट्राई करता रहता है जब तक कि उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न ना होने लगे। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी हमें यही बताता है कि 2 डिफरेंट गुड्स में, जैसे कि सबसे पहले चलिए मैं आपको टेबल ही समझा देता हूँ इस एग्जांपल के साथ। जैसे कि 2 डिफरेंट गुड्स हैं, गुड एक्स और गुड वाई। जब वो गुड एक्स में केवल पूरे खेत में गन्ना ही उगा रहा है, तो सपोज दैट उसको गन्ना हुआ उसके यहाँ 100 क्विंटल, और जो गुड वाई है यानी चावल है उसने नहीं उगाया पहले साल, तो वो है 0। टेबल में आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है गुड एक्स को उसने नेक्स्ट ईयर घटाया, और अब की बार उसके यहाँ जो है कितना हुआ गन्ना, वो 90 क्विंटल, और चावल हुआ 25 क्विंटल। तो इस तरीके से जो है उसने पहला गुड्स जो है वो घटाता गया और दूसरे को बढ़ाता गया। अब वो इनमें से उस कॉम्बिनेशन को रखेगा जिस कॉम्बिनेशन में उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आया होगा। यानी वो 100 0 को नहीं रखेगा, 90 25 को भी देख सकता है कि अगर इसमें प्रॉफिट है, 70 50 को देख सकता है कौन सा ज़्यादा हुआ, 40 75 को देख सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो उस अल्टरनेटिव को, उस कॉम्बिनेशन को रखेगा जिस कॉम्बिनेशन में उसको सबसे ज़्यादा जो है वो उत्पादन उसका हुआ होगा। अब चलिए इसी टेबल में मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हम समझ लेते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि दूसरी फसल को या दूसरे अल्टरनेटिव को अर्न करने के लिए, प्राप्त करने के लिए जो है आपने पहला अल्टरनेटिव या पहला जो गुड्स है वो कितना घटाया। यानी दूसरे सामान को, दूसरे अल्टरनेटिव, दूसरे गुड्स को आपने बढ़ाने के लिए पहले गुड्स को कितना घटाया।
उसको बोलते हैं एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी सीमांत अवसर लागत। जैसे कि आप देख सकते हैं शुरू में टेबल से एक बार फिर से समझिए। टेबल गुड एक्स जो है आपका वो 100 है और गुड वाई यानी चावल जो है आपका वो 0 था। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अभी कुछ भी नहीं आई क्योंकि दूसरी आपने बढ़ाई ही नहीं, वो 0 है। नेक्स्ट में देखिए आप यहाँ पे समझिए, नेक्स्ट टाइम जो है उसने गन्ना घटाया और 100 से कर दिया कितना 90। कितना घटाया उसने 10, और चावल उस 10 में बचे हुए उस खेत में चावल बोया और चावल उसका कितना हुआ 25 क्विंटल। तो अब एमओसी कैसे निकालेंगे? एमओसी निकालेंगे जो उसने जितना फसल उसने जो है वो लॉस की और जितनी उसने गेन की वो उसके अपॉन में रख देंगे। तो लॉस कितनी की उसने? पिछली साल हुआ था उसके पास 100 क्विंटल, अब की बार हुआ 90 क्विंटल, तो लॉस की उसने 10 और गेन कितनी कर ली चावल की? अगर देखा जाए 0 से 25, वो 0 से 25 हो गई, तो 10/25 डेल्टा लॉस ऑफ गुड एक्स अपॉन डेल्टा गेन ऑफ गुड वाई, इसका फॉर्मूला हो गया। तो गुड एक्स अगर 100 से 90 पाया 10 का लॉस हुआ और गुड वाई 0 से 25 पर आया तो 25 का प्रॉफिट हुआ उसको। तो 10/25 इज इक्वल टू कितना हो गया 0.4। तो एमओसी कितनी निकल के आई उसकी? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी उसकी 0.4, यानी पर यूनिट पर उसे जो है कितनी गंवानी पड़ी अपना गुड एक्स उसने पर यूनिट जो है उसने 1 यूनिट को प्राप्त करने के लिए या 1 क्विंटल को प्राप्त करने के लिए उसने गुड एक्स की कितनी जो है वो ये कह सकते हैं सेक्रीफाइस किया, कितना गुड एक्स को बलिदान किया? तो 0.4 को बलिदान किया उसने। 0.4 गन्ना गवा करके उसने पूरा 1 क्विंटल जो है चावल प्राप्त किया। तो ये एमओसी हो गई। चलिए अब पढ़ते हैं हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जो इसके एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहला है हमारा डिफरेंट अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। देखिए इसमें 2 अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन होने चाहिए, 2 वस्तुओं के कॉम्बिनेशन होने चाहिए जिसको किसी इकोनॉमी में आप प्रोड्यूस कर सकें, उत्पादन कर सकें। जैसा कि मैंने आपको बताया गुड एक्स और गुड वाई, चावल या गेहूँ ले सकते हैं या गेहूँ और गन्ना ले सकते हैं, या इंडस्ट्री में आप आएँ तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट शूज़ भी बना रहा है, दूसरे वो कपड़े भी बना रहा है, तो वो दोनों चीज़ों में डील कर रहा है। तो वो तब तक उन चीज़ों को देखेगा, या किसी विक्रेता को ले लीजिए वो 2 वस्तुएं बेच रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये है सबसे पहला कि डिफरेंट अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। कम से कम 2 वस्तुएं होनी चाहिए, उनका कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसको हम प्रोड्यूस करें। सेकेंड है फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स गिवन रिसोर्सेज। दूसरी बात है आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उसका पूरा का यूज होना चाहिए, उसमें से कुछ भी बचना नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है तो पूरी 10 बीघा में ही खेती करनी है। आपको ये नहीं करना कि 8 बीघा में आपने खेती कर दी और 2 बीघा आपकी जो लैंड है वो वैसे ही वेस्टेज पड़ी हुई है, तब तक आपका पीपीसी जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये कहता है कि आपके पास जो गिवन रिसोर्सेज है उसमें आप मैक्सिमम कितना पॉसिबल प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसका पूरे का यूज होना चाहिए, फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स गिवन रिसोर्सेज। थर्ड बात कह रहा है ये फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ इट्स गिवन टेक्नोलॉजी। जो भी उस समय पर टेक्नोलॉजी सबसे टॉप हो आप उसका यूज करके देखिए कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें यूज करनी चाहिए, मशीनरी का भी यूज करना चाहिए, आपको फर्टिलाइजर्स का भी यूज करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यूज करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिसोर्सेज शुड बी कांस्टेंट। नेक्स्ट बात आपकी सबसे अच्छी है कि जो रिसोर्सेज है आपके पास वो कांस्टेंट होने चाहिए, तभी आपको क्लियर पता चलेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है तो अगर आप पूरे पे गन्ना 10 बीघा पर ही बो रहे हैं तो अगली बार जब आप कुछ घटाएंगे तो चावल बोएंगे तो आपकी लैंड वही 10 बीघा होनी चाहिए, ना कि 12 या 15 कर दें उस बार, या फिर 10 से घटाकर 8 या 6 कर दें। तो आपको सही से पता नहीं चल पाएगा कि हमारा क्या पीपीसी बनेगा, प्रोडक्शन पॉसिबल हमारा क्या होगा मैक्सिमम। तो जो रिसोर्सेज हैं, अगर 10 बीघा लैंड है, 10 बीघा है आपके पास, तो वो 10 बीघा ही होनी चाहिए जब भी आप अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करें। तो रिसोर्सेज शुड बी कांस्टेंट, वो स्थिर होने चाहिए, वो उसमें कोई भी फेरबदल बार बार ना हो। तो कल मैं आपको इससे रिलेटेड टेबल समझाऊंगा, आपको इससे रिलेटेड इस टेबल से रिलेटेड ग्राफ समझाऊंगा, आप उसको आसानी से बना सकते हैं। और एक बार आप अपनी बुक में भी जो है देख सकते हैं, जो कि आपकी TR जैन BQ ओरी वाली जो बुक है
आप उससे भी माइक्रो इकोनॉमिक्स उससे भी पता कर सकते हैं। थैंक यू।